हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लेक्चर नंबर 12। दैट इज योर लास्ट पार्ट, द एंड गेम ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी सेक्शन। बड़ी देर से आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका ये जो सेक्शन है एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये कब खत्म होगा। तो आज हम ये आपका टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट environmental issues like your global warming, greenhouse effect एंड ओजोन डिप्लीशन, जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। हर एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया, रिसेंट ट्रेंड्स में आ गया है। तो इसके ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे, जो पुराने 11 पार्ट्स हैं उसे नहीं देखा, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है। देखो, एक प्रॉपर स्टेप वाइज चलना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, चलो इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स तो यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर प्रॉपर पिछले लेक्चर्स पढ़ोगे, आपको कुछ ज्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस है। देखो आपकी ये पीडीएफ बन चुकी है, अराउंड आप देख सकते हो 74 पेजेस की बन चुकी है। ये आपकी कंप्लीट इकोलॉजी सेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी का बनी है। तो ये मैं कंपाइल्ड वे में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से ले सकते हो। ठीक है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है कि इस पीडीएफ को बनाने में, मेन चीज इसी में टाइम लगता है, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बात होती है क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता है हमारे इधर पृथ्वी का, हमारी अर्थ का, हमारी धरती का क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। पुरानी बात की जाए, 40-50 साल पुरानी बात की जाए, तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। आप अपनी इस रीजन, जम्मू रीजन की बात कर लो, या आप कश्मीर रीजन की बात कर लो। कश्मीर में भी पहले ज्यादा ठंड हुआ करती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उधर भी थोड़ी सी ठंड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब जम्मू रीजन की बात कर लो, 45 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उनकी हमने कुछ रीजंस पढ़ने। अब ये पढ़ने से पहले आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है। देखो, क्लाइमेट इज फॉर लॉन्ग पर्पस एंड वेदर इज फॉर शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने पता करना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। वैसे चांसेस तो है, नेट पे दिखाई हुई है अगर जम्मू रीजन की बात करो, तो उसके लिए हम वेदर रिपोर्ट देखेंगे कि हां कैसा वेदर है। अगर कल बारिश होनी है तो उसके लिए हम वेदर रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन क्लाइमेट की बात होती है कि वो जो इलाका है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बाहर जाते हो, मैं भी जब बड़ी बार बाहर जाता हूं, अगर मेरे से कोई पूछता है आप कहां से आए हो, तो मैं बताता हूं आई एम फ्रॉम J&K। तो उनका नजरिया होता है, उनके देखने का व्यू होता है दैट J&K इज वेरी कोल्ड प्लेस। ठीक है, देखा जाता है कि J&K बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है। तो वो आप मान सकते हो कि क्लाइमेट है। वो लोगों के अंदर परसेप्शन बन गई है कि हाँ वो ठंडा इलाका है। मैं बात करूं मुंबई की, बात करूं साउथ स्टेट्स की बात करूं, तो उधर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो वो आप बोलते हो उसका वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट इज अराउंड फॉर 25 to 30 ईयर्स, 25-30 साल के बीच में जो उधर जैसा वेदर रहा, वो हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट। अब आप देख रहे हो कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। पहले 40 डिग्री नहीं जाता था, आजकल 45 तो आम हो गया है। आप कनाडा की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, उधर देखो उधर कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो भी आप देख सकते हो। तो उसका रीजन क्या है आप इधर पढ़ सकते हो। देखो, क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन वी स्पीक अबाउट क्लाइमेट चेंज, मोस्ट पीपल थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। हमारा पहला नजरिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, हमारा पहला नजरिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बच्चे सोचते हैं सर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का सेम। हाँ जी, थोड़ा हद तक सेम है, दोनों का एक दूसरे का बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा, लेकिन उनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड इफ वी स्पीक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ अस थिंक अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्चुअली अ नेचुरल अकरिंग प्रोसेस विच हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, ये जो लाइन कह रही है, ये लाइन कह रही है, मैंने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप बोलोगे सर बहुत गंदा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, गर्मी बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट होना चाहिए संसार में, एंड इट इज अ नेचुरल अकरिंग प्रोसेस। ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है।
ये इस पृथ्वी की देन है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि हमने इस प्रोसेस को कुछ ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। हर एक चीज कोई लिमिट तक ठीक अच्छी होती है, ठीक है, कोई लिमिट तक। लेकिन ये जो आपका इफेक्ट हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी मैं क्लियर करूंगा, घबराओ मत, ये पूरा बताऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, हमने कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज करे हैं जिसके कारण ये जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक्सेलरेट हो गया, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज अपनी लिमिट तक बेटर होती है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक सूरज है, हमारे सूरज देवता जी हैं, ठीक है, वो कुछ रेडिएशंस, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमें एनर्जी रेडिएशंस भेजते हैं, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। हमारी ये पृथ्वी आ गई, पृथ्वी पे कुछ आती है किरणें, ठीक है, सनरेज आप जैसे बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है, सनरेज आती हैं। तो कुछ ऐसी सनरेज होती हैं जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो री रेडिएट करती है, आगे ट्रांसपोर्ट करती है। तो वो हमने प्रॉपर प्रोसेस पढ़ना है। उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर हमारे साइंस के इधर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उन्हें पता होगा आपके वेवलेंथ के बारे में, इधर से ही क्वेश्चन आएगा। देखो जो मैंने इसमें आपके टॉपिक घुसाया हुआ है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इधर ही मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। आगे जो लिखा हुआ मैंने, आप उधर खुद देखोगे कि आपको जो मैंने इधर समझा रहा हूं वो ही उधर लिखा हुआ, उधर बस मैंने इंग्लिश में लिखा है, इधर मैं हिंदी में बता रहा हूं और कुछ फर्क नहीं है। बात आती है वेवलेंथ। आप सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता आज पता कर लो, दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, कितनी उसकी ज्यादा रेडिएशन आ रही है। मतलब कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। इसका यह मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक ज्यादा दूसरा कम, दूसरा ज्यादा तो एक कम। एंड सेकेंड फॉर्मूला आपने याद रखना है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। ये दो आपने फॉर्मूले याद रखने हैं और इधर ही आपको इधर समझ आ जाएगा। इसी में आपको इन्हीं दो फॉर्मूले से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, ये मैं बना देता हूं, ये हमारी आ गई अर्थ पृथ्वी, ये हमारा आ गए सूर्य देवता। उन्होंने क्या किया, इधर से हमारी रेज आई, इधर हमारा होता है एक इन्वायरमेंट, ठीक है, ये समझ लो इन्वायरमेंट की आगे लाइन। इन्वायरमेंट क्या करता है, एक इन्वायरमेंट एक ट्रांसपेरेंट का काम करता है फॉर द रेज फ्रॉम द सन। मतलब वो कहता है हां भाई तू आ जा, सन रेज को कहता है तू आ सकता है हमारे इस पृथ्वी पे, ठीक है, तो वो आने देता है। अब सन जो है, सन में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत पावरफुल होता है, तो इसकी जो एनर्जी होती है, आपने याद रखना सन इज बड़ा पावरफुल है, तो सन की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है। सन की एनर्जी कितनी आएगी, हाई। अगर एनर्जी हाई है, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, दे आर प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अगर एनर्जी आपकी हाई है तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो हाई टू हाई, बट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या होगी, लो। अगर वेवलेंथ लो होती है तो वेव्स कैसी बनेगी, शॉर्ट वेव्स, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है जो सन आपकी रेडिएट करता है तो वो वेव्स कैसी होंगी, तो आपने बताना सर दैट दे आर शॉर्ट वेव्स। देखो इधर तक क्लियर है, एनर्जी हाई होगी, एनर्जी अगर हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपका वेवलेंथ क्या होगी, लो। जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं। अगर वेवलेंथ लो है तो हमारी वेव कौन सी कहलाएगी, शॉर्ट वेव। अब ये हमारे इन्वायरमेंट में तो एंटर कर गई है। इन्वायरमेंट में देखो इधर तक ना गैसेस नहीं है इन्वायरमेंट के बाहर, लेकिन जब हम इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करते हैं इधर आपको गैसेस मिलेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। अब क्या होगा, अब क्या होगा जब ये आपकी वेव इधर टकराई, अर्थ क्या करेगी, लैंड क्या करेगी, इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। इसे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। अब आपको पता है जैसे दिन के टाइम सर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन रात के टाइम बात करें इस टाइम पे 25 डिग्री 30 डिग्री तक होता है। इतना कम एकदम से क्यों हो जाता है, पृथ्वी का एक असूल है जो आया है वो बेचना भी है हमने। तो पृथ्वी क्या करती है, रात को रेडिएट कर देती है, जो उसने एब्जॉर्ब की है उसको वो वापस भेज देती है।
लेकिन वो जो वापस तो भेज देती है, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट बड़ा डीट है, वो वापस नहीं जान देता। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी गैसेज हैं वो सिर्फ वापस नहीं जान देती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अब देखो इसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी। एनर्जी तो लो है, इतनी ज्यादा एनर्जी थोड़ी होगी। इन रेस को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी लैंड रेडिएशन देगी उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जाएंगी इन्वायरमेंट के बाहर, इन्वायरमेंट के कुछ ऐसी होंगी किरणें जो बाहर चल जाएंगी, और कुछ ऐसी किरणें होंगी इधर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो उनकी एनर्जी क्या होती है? लो। एनर्जी होती है लो, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सर? लो। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, वेवलेंथ क्या होगी सर? हाई। वेवलेंथ हाई होगी तो देन इट हैज लॉन्ग वेव। आपसे पूछा जा सकता है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आउट होती हैं उनमें कोई आपकी वेवलेंथ क्या होती है? आपने बताना सर दे आर लॉन्ग वेव्स, दे आर हाई वेव्स। ठीक है, अब हमारे संसार में कुछ ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज है, आपकी मीथेन होगी, कार्बन होगी, तो वो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है इन्हें, उन्हें इधर ही रोक लेती है, और उसके कारण तापमान बना रहता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस, और ये होना जरूरी है। देखो, अगर जो इधर से जो रेडिएशन जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं रोके, पहले समझ लो 40 डिग्री आपका इधर हो जाता है, ठीक है, 40 डिग्री की उसने मतलब समझ लो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली। रात के टाइम ये ही 40 डिग्री ऊपर चल जाए और -40 डिग्री हो जाए, ये सारी की सारी 40 डिग्री वापस भेज दे, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या आप जी पाओगे? सुबह आपने हाफ टी शर्ट्स पहनी है और रात को आप स्वेटर पहनो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। -40 डिग्री में हमें जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस से। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इंसान इतना लालची हो गया है, उसने क्या किया? बहुत सी ऐसी गैसेस रेडिएट कर दी। अब इस संसार में कार्बन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस की वैल्यू उन्होंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, जिसके कारण इधर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होने लगा, जिसके कारण आपकी जो गर्मी है वो ज्यादा होने लगी। ठीक है, वही मैंने आपको बोला, ज्यादा हर एक चीज के लिए हानिकारक है, लिमिट तक ही हर एक चीज अच्छी होती है। तो वो ही चीज है कि हमने क्या किया, हम ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिससे कार्बन आपका रिलीज हो रहा है, साथ साथ आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन रिलीज हो रहा है। वो क्या कर रही है? ज्यादा गर्मी ऑब्जॉर्ब करती जा रही है। उससे क्या हो रहा है? हमारे इधर का टेम्परेचर और बढ़ते जा रहा है, और ये आपका होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ये जो आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इधर से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो आपको सन है, सन कौन सी रेडिएशन पास ऑन करता है? उसकी एनर्जी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और वेवलेंथ लो होगी, एंड वेवलेंथ की बात करें तो वो शॉर्ट होंगी। वैसे ही जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जाती है रात के टाइम, उसमें क्या होगी? एनर्जी लो होगी, ताकत कम होगी, तो क्या करेगी? अर्थ उसे बाहर नहीं जाने देगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो होगी, वेवलेंथ क्या होगी? हाई होगी, और उसकी लॉन्ग वेव्स होंगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जो अभी मैंने बताया, एक प्रॉपर जैसे मैंने डायग्राम बनाई, आप उसे बना सकते हो याद करने के लिए। तो चलो चलते हैं पीडीएफ की ओर। अब इधर मैंने क्या लिखा है? देखो, क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा था, इसके कॉजेज क्या हैं? इधर दो कॉजेज आ जाते हैं, एक नेचुरल आ जाता है, एक ह्यूमन कॉज आ जाता है। नेचुरल कॉज तो आप सभी को पता है, नेचुरल कॉज आपके कुछ ही है, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, कभी कभार एक बार सीजनल में आप मान सकते हो। दैट इज योर वॉल्केनिक एक्टिविटी, सोलर आउटपुट एंड अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, ये आपके नेचुरल कॉज हैं, जिसके कारण आपके अर्थ में जो थोड़ी सी या गर्मी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड आपका फैक्टर आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आपका ये आता है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, डिफॉरेस्टेशन आ गया। डिफॉरेस्टेशन भी आप मान सकते हो कि हम पेड़ काट देते हैं, एंड पेड़ ऐसे सोर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, मात्रा कम होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, उसकी आपकी क्वांटिटी हमारे अर्थ में बढ़ती जा रही है। तो क्वांटिटी उसकी बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अगला आपका डिफॉरेस्टेशन भी इसी के रिलेटेड आता है, दैट ये भी आपका क्लाइमेट चेंज लाने में मेन रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं, इधर आप पढ़ भी सकते हो। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के एक एग्जांपल देता हूं। आप जैसे गाड़ी में खड़े हो, आपने कहीं धूप में गाड़ी लगाई, आप अंदर बैठे हुए हो, उसका जो शीशा है वो भी
ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही काम करता है। वो क्या करती है, वो अंदर आपकी किरणें आने देती है। आपको पता है आप गाड़ी में बैठे रहते हो धूप में, तो गाड़ी ज्यादा हीट अप हो जाती है एज कंपेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। वो क्यों? क्योंकि जब वो आपकी किरणें जो हैं बाद में गाड़ी के अंदर से टकराने के बाद, सीट से टकराने के बाद या कहीं से भी टकराने के बाद वापस जाने की कोशिश करती है, तो वो जो शीशा है वो जाने नहीं देता, वो जो ग्लास है उसे बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है हाई होगी होती है, लॉन्ग होगी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, लो होगी होती है। ठीक है, तो वो भी आपका जो कार का ग्लास है वो भी किसका काम करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही काम करता है। इधर आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी है, फिनोमेना दैट अकर्स इन ग्रीन हाउस, द ग्लास पैनल लेट द लाइट इन बट डज नॉट अलो हीट टू एस्केप, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता। देयरफॉर ग्रीन हाउस वार्म्स अप वेरी मच लाइक इनसाइड ए कार दैट हैज बीन पार्क्ड इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। देखो ये पढ़ सकते हो, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, कभी का कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको उधर स्ट्राइक कर जाता है और आपको याद रहती है वो चीज। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल अकरिंग फिनोमिना, ये आपको मैं जगह नेचुरल अकरिंग फिनोमिना, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सुबह बहुत गर्मी होगी तो रात के टाइम बहुत सर्दी होगी, तो वो उस तापमान में हम नहीं जी पाएंगे। Since the earth cannot store this heat forever, the warm earth send energy back into the space। जो मैंने आपको बताया, जो अर्थ है, अर्थ अपनी जो रात के टाइम री रेडिएट कर देता है अपनी एनर्जी, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस है वो क्या करती है? अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो कहती है हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, द सनलाइट विच हिट्स द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन। द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंफ्रारेड और लॉन्ग वेव। ठीक है, इंफ्रारेड जो अर्थ रेडिएट करता है, मैंने आपको बताया वो लॉन्ग वेव होती है और लेस एनर्जेटिक होती है सनलाइट से। ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी एनर्जेटिक है? आपने बताना सर सनलाइट जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक है। अगर हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करें वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होती, इतनी शक्तिशाली नहीं होती। जैसे मेरा गला, मैं जैसे जितनी एनर्जी से बोल रहा हूं उतनी भी शक्तिशाली नहीं होती। ठीक है, उनमें क्षमता कम होती है, उनमें ताकत कम होती है। पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर एब्जॉर्ब इंफ्रारेड हीट रेडिएशन, द गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और इन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इधर मैं आपको नीचे लिखी हुई है कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो वो मैं आपको करा दूंगा, घबराओ मत, सब कुछ लिखा हुआ है। टर्न वाइज टर्न आगे हम बढ़ेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वो मैं आपको बता चुका हूं, इधर आप पढ़ सकते हो। सेम वो ही वर्डिंग बस अंग्रेजी में लिखी है, क्योंकि जब आप पीडीएफ बहुत करते हो, सर पीडीएफ दो, चलो आपकी भी हम मान लेते हैं, पीडीएफ तो हम दे देते हैं, लेकिन हम पीडीएफ कंपोनेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। आप अपने नोट्स बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, वो ही बंदा सिलेक्शन लेगा जो इस पीडीएफ से बने पड़ेगा। देखो अपने आप भी हम, ऐसा नहीं है कि मेरी पीडीएफ खराब है, पीडीएफ भी अच्छी होती है, लेकिन आप कितनी पीडीएफ स्टोर अप करोगे तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अपने नोट्स बनाया करो, अपनी एक हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, वो ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है लेकिन मेहनत ही एंड में रंग लाती है। ठीक है, और लिखते लिखते आपको अपने आप याद हो जाता है, ये भी मेन चीज रहती है। ये इधर लिखा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो एवरेज टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उस तापमान में हम नहीं जी सकते। ठीक है, इधर आप पढ़ सकते हो, ये भी चीज मैंने लिखी है। द एडिशनल ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाय ह्यूमन विच इज कॉजिंग द मेन कल्प्रिट। जो मेन कल्प्रिट है इसका, जो ज्यादा आप मान सकते हो इसका हानि पहुंचाने वाला जो है, मेन कल्प्रिट जो है वो ह्यूमन खुद है। हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट होना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्सेस में करा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके कारण हमारे इधर का तापमान बढ़ते जा रहा है। अब बात आती है क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। मैं क्या करता हूं, आपको स्टार्टिंग में जब डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, उधर ही आपको सब कुछ याद होता है, उधर ही मैं आपको सब कुछ कंसेप्ट देता हूं, बिकॉज कंसेप्ट इज योर पावर, कंसेप्ट इज योर नॉलेज। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स पा लिया, हमारा मोटो ही क्या है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस किया करो, अपने आप आपकी ओर मार्क्स आएंगे। तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको खुद पता है, इधर एक बार पढ़ लेते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमेना एंड हैज बीन अकरिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ। पिछले हजारों करोड़ों सालों से चल रहा है ये सिलसिला, रीत चलती आ रही है। Life on the earth has been possible because of this natural greenhouse effect which is due to water vapor and small particle of water present in the atmosphere। water vapor भी आपकी थोड़ा सा absorb कर लेती है। Together these produce more than 95% of total greenhouse warming। एवरेज ग्लोबल वार्मिंग आप मेंटेन एट अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू नेचुरल। आपको मैंने ऊपर ही बताया कि 15 डिग्री एवरेज, अगर पूरे अर्थ की एवरेज निकालो ना तो 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। देखो कोई कोई ठंडा इलाका भी है, कोई कोई बहुत गर्म इलाका भी है, तो दोनों अगर हम सभी इलाकों का एवरेज निकाले तो 15 डिग्री मानते हैं।
लेकिन अगर ये फिनोमिना नहीं हो तो एवरेज माना जाता है कि -17 डिग्री चल जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो हमने हीट को एब्जॉर्ब करना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर लाइफ एग्जिस्टेंस। इस संसार में आपकी लाइफ बचाने के लिए, लाइफ बरकरार रखने के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इधर आपको मैंने दे दिया है ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन कौन सी आपकी आती है, आपसे पूछा जा सकता है इस नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं। तो इधर मैंने सारी ग्रीन हाउस गैसेस डाल दी, आप देख सकते हो। दैट इज CO2, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट गैसेस है, आपने नोट डाउन कर लेना, ये ही आपकी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। Hence, these gases are known as greenhouse gases and the heating effect is known as greenhouse effect। और इसका जो हीटिंग प्रोसेस है, हीटिंग इफेक्ट है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। If greenhouse gases are not checked by the turn of the century, the temperature may rise by 5 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं आपको बताऊंगा, हमने इधर प्रॉपर चेकिंग की, इसके ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बनाए, प्रॉपर हमने इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, जिसके कारण हम थोड़ी हद तक बचे हुए हैं। नहीं तो अभी 5 डिग्री आप और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, ठीक है। इफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम चेक नहीं करते तो अभी 5 डिग्री और ज्यादा होता। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइजिंग टेम्परेचर विल लीड टू डिलीटरियस changes in the environment and resulting in odd climatic changes, thus leading to increased melting of। देखो, गर्मी बढ़ेगी तो हमारे इधर जितने भी ग्लेशियर्स हैं क्या करेंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे सर, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारा क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जितने भी बीचेस बने हुए हैं, जितने भी सी शोर हैं, वो क्या होंगे, अंदर दफन हो जाएंगे, अंदर उनका आप कह सकते हो पानी के अंदर सब कुछ सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाएगा। और पानी के किनारे जितनी भी लैंड्स होगी वो अंदर अंदर होती रहेंगी और हमारा लैंड एरिया भी कम होता रहेगा। तो ये भी चीज को आपने ध्यान रखना है। गर्मी भी इतनी बढ़ना जरूरी नहीं है, जैसे अभी भी बहुत गर्मी है। मैं बताऊं तो मेरे कपड़े पूरे गिले हो चुके हैं, मैंने खुद अभी एसी, टीवी, आपका टीवी तो चलो बंद ही रहता है, तो आपका हमने फैन तक बंद रखा हुआ, क्योंकि फैन से भी आपकी नॉइस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को भी आगे पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल दीजिए, ठीक है। मेहनत का ही एक फल है, आपने भी मेहनत करनी है। अगर आप जॉब पाना चाहते हो, मैं अपनी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे पास है मैं आगे प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यही आपके मन में भी होना चाहिए कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसके बदले भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते रहने चाहिए ताकि पिछला भी कुछ रिवाइज होते रहे, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओवर मैनी ईयर्स दिस वॉज रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरिया। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपके स्वैम्प एरियाज, मार्शिस एरिया, ये भी आपके सबमर्ज होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, आपके ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ गया, तो पानी का लेवल बढ़ गया तो जितने भी सी शोर हैं, सी के किनारे लैंड है, वो अंदर सबमर्ज हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के इधर आप इंपैक्ट पढ़ सकते हो। फर्स्ट वन जो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, अभी बता चुका हूं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमने इन्वायरमेंटल इफेक्ट पढ़े हैं, इकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़े हैं, वो सब कुछ डिग्रेड होने लगेगी। देखो, हम इंसान हैं, हम थोड़ी गर्मी थोड़ी बहुत हद तक सह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ आपके क्रिएचर्स हैं, ऐसे आपके प्लांट्स हैं जो गर्मी नहीं सह सकते, वो उधर ही डिग्रेड हो जाते हैं, उधर ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हमें देखो, हम नहीं इतनी सह पा रहे तो उनकी क्या हालत हो रही होगी। राइजिंग हेल्थ रिलेटेड इशू, तो गर्मी के कारण आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगता है, वही आपका डिग्रेडेशन के रिलेटेड आ गया, और सी लेवल चेंज हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का आपसे पूछा जा सकता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं है। आपने इसमें से जो ऑप्शन नहीं होगा वो आपने चुन लेना, वो आपका इफेक्ट, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट नहीं है। वैसे तो सब कुछ ही आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है सब कुछ ही इफेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोटोकॉल आया जिसे हमने नाम दिया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GHG प्रोटोकॉल। आप इसे बोल सकते हो सर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, आपको मैं ऊपर दिखा देता हूं, वेटलैंड्स के सिलसिले में हमने पढ़ा था, रामसर कन्वेंशन आप सभी को याद होगा, उसे सेव करने के लिए बना था। तो वैसे ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बना हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका प्रोटोकॉल बना हुआ, तो ये आपने याद रखना है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, नीचे चलते हैं। हाँ, कहां गया, ये रहा, ठीक है। Greenhouse gas protocol is developing standards, tools and online tracking that helps countries, cities and companies track progress towards their climate goals। अब देखो, मैंने आपको बताया तापमान बढ़ते जा रहा है, तो अब
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज बनता है कि इस तापमान को रोका जाए ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। तो उन्होंने ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक प्रोटोकॉल है जो डेवलप कर रही है स्टैंडर्ड्स, टूल्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें वो कंट्रीज को बता रही है कैसे आपने पता करना है कि आपके इधर कितना जो ग्रीन हाउस गैसेस है इमिट हो रही हैं। आपको मैं बता दूं हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत ज़्यादा इमिट हो रही है। जापान की बात करो तो उधर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उधर आपको अभी रिसेंट बता दो तो बहुत ज़्यादा उधर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्पीड देखी गई है। देखो हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को ही दूसरे वे में इफेक्ट भी कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में डेवलपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी हेल्थ इशू की बात करें तो उसमें हम डिग्रेड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी हम डेवलप ना हो जाए कि इधर ह्यूमन सेटलमेंट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो वही बता रहा है ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, वही है, वो आपको बताती है, टूल्स बताती है, ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स बताती है कि आपने कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है ताकि आपके क्लाइमेट गोल्स फुलफिल हो सके। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क टू मेजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन। वो क्या करती है, वो मेजर करती है, मैनेज करती है कि आपकी कंपनी ने, आपके सेक्टर ने कितनी ग्रीन हाउस गैस आपके आउटपुट दिया है, कितना उन्होंने बाहर दिया है, कितना उन्होंने रिलीज किया है। तो ठीक है, इसके रिलेटेड भी आपको क्या होता है पता है, पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से आपको आगे बेनिफिट हो जाता है। अगर आप कम रेडिएट करते हो तो वो आपको आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल अरोज when World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development recognized the need for an international standard for corporate GHG accounting and reporting in the late 1990s। अब ये बात उठी कब, ये बात उठी 1990 के टाइम की बात है। तब क्या हुआ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा अब इसे संभालने की जरूरत है, ये ना हो जाए ये टाइम हमारे हाथ से निकल जाए। तो उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड्स आउटपुट किए। तो नीचे आप देखते हो, दिखा सकता हूं मैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स आउट किए कि हाँ हमें ऐसा करना है इससे बचने के लिए। कुछ ऐसे इन्होंने टूल्स प्रोवाइड किए, ऐसे इन्होंने कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि हाँ आप ऐसा कीजिए, आपकी जो गैसेस है इमिशन कम होगी, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम इमिट होगी और मीथेन आपकी कम इमिट होगी। वो हम इसमें पढ़ेंगे, ओजोन में भी, इसी में देखो थोड़े से मिलते जुलते हैं टॉपिक, तो उसमें भी आपका क्लियर कवर अप हो जाएगा। होप सो आपको ग्लोबल वार्मिंग क्लियर होगा। यही था आपका कुछ ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक इफेक्ट है जो आपकी जो रेडिएशन है उसे ट्रैप कर लेता है और गर्मी कर देता है, और जब गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर ओजोन डिप्लीशन। अब आपको पता है हमारी ओजोन, हमारी, आप सभी को बता दूं, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिक आपका क्या रहता है, सबसे पहले हमारी लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। देखो आपको सब कुछ याद दिला दूंगा, 6-7 में आपने पढ़ा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, लेयर्स ऐसे ऐसे ऊपर जाती रहती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद आपका आता है थर्मोस्फेयर के बाद आपका आता है एक्सोस। ठीक है, ये आपकी 5 लेयर्स होती थी। याद आया कुछ? हाँ जी सर, सब कुछ याद आ गया, अब तो याद आ ही जाएगा। तो क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, आप देख रहे हो सेकंड लेवल आपका, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन, दैट एक्ट एज ए ब्लैंकेट टू द एनवायरमेंट, जो एक ब्लैंकेट का काम, एक अम्ब्रेला का काम करती है फॉर अस, फॉर एनवायरमेंट। कैसे, क्यों, इसमें क्या होता है, इधर आपकी एक लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे जो सन से, जो आपकी सन से रेडिएशंस आती हैं, दैट इज यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल टू अस। वो क्या करती है, ये जो आपकी लेयर है, समझ लो ये लेयर है, तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको आगे नहीं आने देती, यूवी रेज को वो आगे नहीं आने देती। लेकिन मैंने आपको बताता हूं, हर एक वीडियो में बोलते रहता हूं, देखो आई एम ऑल्सो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी सभी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं। हम ह्यूमन बीइंग, सब लोग इतने लालच हो चुके हैं, मैं अपने आप को भी टारगेट कर रहा हूं, ये मत सोचो कि मैं आप सभी को बोल रहा हूं, खुद भी मैं कभी का सोचता हूं, लेकिन ये भी है कि हम इन चीजों के बिना रह नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में बहुत सी प्रॉब्लम का जड़ हम लोग खुद ही हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ इफेक्ट से, हमारी कुछ करतूतों से ओजोन लेयर में क्या हो गया है, होल हो गया है। उधर होल हो गया है, तो होल हो गया तो उधर से रेडिएशन जो है पास ऑन कर जाती है, और वो जो यूवी रेज है हम पे डायरेक्ट पड़ती है। और बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर, आपका जो अंटार्कटिका है, साउथ पोल है,
उधर डायरेक्टली यूवी रेज पड़ रही हैं और दीज रेज आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो वही आ रहा है, ये हमारा एक मेन कंसर्न बन गया है कि जो हमारा ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है, ओजोन जो है उसके ब्लैंकेट का काम खत्म हो रहा है, उसे हम बनने का मौका नहीं दे रहे। ओजोन कैसे बनती है, जब हमारे 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, O3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो हमारा ओजोन बनता है। तो इतना टाइम नहीं बनता उसे प्रोड्यूस होने में, जितने में वो खत्म हो जाती है, उसके कारण उधर होल हो गया और वो हम पे रेज डायरेक्टली पड़ रही है। तो यही आपका आता है ओजोन होल। तो ओजोन होल दे पढ़ सकते हो आप, देयर इज ए स्टेडी डिक्लाइन एट अबाउट 4% इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। तो 4% तक ओजोन लेयर में आपकी जो ओजोन की जो अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो उधर से 4% की डिप्लीशन मानी जा रही है। मच लार्जर डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन इज ऑब्जर्व्ड अराउंड अर्थ पोलर रीजन। मैंने आपको बताया कि अर्थ के जो पोलर रीजन है, खास करके एंटार्क्टिक रीजन, दैट इज योर साउथ पोल, उधर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा डिक्रीज पाया जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू इंक्रीज इन हेलो कार्बन इन द एटमोस्फेयर। अब देखो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, आपकी ओजोन डिप्लीट क्यों कर रही है, तो आपका आंसर है सर दैट इज ड्यू टू हेलो कार्बन। दूसरा इधर पूछा जा सकता है ओजोन लेयर कौन से लेयर में है, तो आपने बताना सर इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो होलो कार्बन क्या है, अ कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय होलोजेंस और क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। ये जो आपके हेलोजेंस हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम हेलोकार्बन। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से इधर आप पढ़ सकते हो, वही आपके थोड़े से मिलती जुलती आ जाते हैं। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन आ गया, हेलोन्स आ गया, मिथेल ब्रोमाइड आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, मिथेल क्लोरोफॉर्म आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ये आपकी कुछ इफेक्ट्स हैं जो ओजोन को हार्म पहुंचा रही है। इसके ऊपर प्रॉपर वर्क चल रहा है कि इन गैसेस का यूज सबसे कम से कम किया जाए। आपको CFC आपको पता है हमारे एसी कूलेंट्स में मिलेंगे, आपको फ्रिज में मिलेंगे, रेफ्रिजरेटर में मिलेंगे, तो इनका यूज अब थोड़ा सा कम किया जा रहा है ताकि हमारे ओजोन को इफेक्ट ना करे। दे हैव बीन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट्स, आप देख सकते हो इन कमर्शियल, होम, व्हीकल, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, ठीक है, a component in electrical equipment, industrial solvents for cleaning, aerosol spray, fumigants, ये सभी चीजें, अब देखो ये भी सभी इंपॉर्टेंट चीजें ये हर जगह यूज होती हैं। तो इन चीजों में ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी गैसें आपसे पूछा जा सकता है, ओजोन को हार्म पहुंचाने वाली इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट गैस नहीं है। तो इधर मैंने सारी इंपॉर्टेंट गैस बता दी हैं, आपने याद रखनी इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोकार्बन, हेलून्स, मिथेल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेल क्लोरोफॉर्म, ये आपकी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो आपके अर्थ को, आपकी पृथ्वी को, आपकी ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आगे इसके रिलेटेड भी आ जाते हैं। देखो लास्ट पेज है, घबराओ मत, खत्म हो रहे हैं, मुझे ही पसीना पसीना हो गया मैं पूरा। तो आ जाता है वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। अब एक कन्वेंशन बनी, आपसे पूछा जा सकता है ओजोन लेयर के लिए कौन सी कन्वेंशन बनी, आपने बताना सर वीना कन्वेंशन। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटोकॉल कौन सी है ग्रीन हाउस के लिए, आपने बताना सर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, GHG प्रोटोकॉल। तो वैसे ही आपका इधर ओजोन को बचाने के लिए एक वीना कन्वेंशन बनी, द वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज एग्रीड इन 1985। आपसे पूछा जा सकता है कौन से ईयर में वीना कन्वेंशन पास हुई, कौन से ईयर में आपकी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बात चली, दैट इज 1985। इट एस्टैब्लिश ग्लोबल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ओजोन डिप्लीशन। अब इसने ज्यादातर किस पे बात उठाई, इन्होंने बात उठाई ग्लोबल मॉनिटरिंग करनी है, हमने ग्लोबल मॉनिटर करना है कि कहां पे हमारी ओजोन पे ज्यादा डिप्लीट हो रहा है, कहां पे हमारे ओजोन को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कहां पे हमारी ओजोन खत्म हो रही है। तो इनका मेन वीना कन्वेंशन का यही काम था। देखो सारी कन्वेंशन का यही काम होता है, जैसे हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, उनका भी काम था कि वेटलैंड को बचाया जाए, वैसे ही वीना कन्वेंशन का भी क्या ही काम होगा, ओजोन डिप्लीशन को बचाए। वो मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि कहां पे ओजोन को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इट ऑल्सो क्रिएटेड ए फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। अब ये जो वीना कन्वेंशन थी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, जहां पे वो एक बाइंडिंग एक्शन लेंगे और ये ओजोन को बचाने का काम करेंगे। तो उसका क्या नाम था, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है वीना कन्वेंशन ने ओजोन लेयर को बचाने के लिए, पूछा क्या जा सकता है, बड़ी बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनके रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वीना कन्वेंशन ने कौन सा प्रोटोकॉल पास ऑन किया, दैट इज मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में। 1985 में तो कन्वेंशन बनी,
वो कन्वेंशन, वो कमेटी तो बन गई, अब उन्होंने एक प्रोटोकॉल पास किया मॉन्ट्रियल, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए, उन्होंने गाइड किया कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो क्या था मॉन्ट्रियल में? इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल कॉपरेशन इन रिवर्सिंग द रैपिड डिक्लाइन इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो उन्होंने क्या किया? ग्लोबल कॉपरेशन, उन्होंने सभी लोगों को बोला, उनको जागरूक किया, सभी ग्लोबली उन्होंने ये चीज फैलाई कि हाँ ओजोन से बचना है, बचना है, बचना है। अंडर द प्रोटोकॉल कंट्रीज एग्री टू फेस आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्टेन केमिकल। अब इस प्रोटोकॉल में लोग मान गए, कंट्रीज मान गई कि हाँ हम इस जो आपके इंपॉर्टेंट आपकी गैसेस है इनका जो कंजप्शन है कम करेंगे, इनका यूज कम करेंगे। The Vienna Convention and its Montreal Protocol are the first and the only global environment treaties to achieve universal rectification with 197 parties. तो जब स्टार्टिंग में था तो ये 197 पार्टी के साथ ये पास ऑन हुआ था। एज ए रिजल्ट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द ओजोन हेयर होल इन अंटार्कटिका इज स्लोली रिकवरिंग। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में हमने जो प्रॉपर ये कन्वेंशन बनाया 1987 में बात की, बात छेड़ी, अब अंटार्कटिका में वो जो ओजोन होल है प्रॉपरली, देखो हमने हर एक चीज को हील अप करने के लिए टाइम देना है, तो हमने उसको हील अप करने के लिए थोड़ा टाइम दिया है। हाँ भाई तू हील अप हो जा, ठीक है, हमने उसे टाइम दिया, जितना हम वेस्ट कर रहे थे उसे हमने हील अप करने के लिए टाइम दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अब हमने उसकी रिकवरी के लिए अंटार्कटिका में माना जा रहा है कि उधर रिकवर हो रहा है। और साथ में ही माना जा रहा है, क्लाइमेट प्रोजेक्शंस ने ये माना है कि ओजोन लेयर विल रिटर्न टू 1980, जैसे 1980 के टाइम की थी वैसी बन जाएगी अगर हम इसी स्पीड से चलें 2050-2070 के बीच में। मतलब हम पुराने युग में पहुंच जाएंगे, ओजोन हमारी पुरानी जैसी हो जाएगी और हमें यूवी रेस से बचाएगी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। इधर ही आपका बायोडाइवर्सिटी टॉपिक खत्म होता है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है। अब जल्द आपके लिए, जल्द क्या, परसों ही, कल संडे है, नो लेक्चर डे है, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए, थोड़ा रिक्रिएशन हो जाए, फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फैमिली वाले भी बोलते हैं कि थोड़ा सा आप हमारे लिए भी टाइम निकाल दीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। तो संडे का एक दिन होता है मेरे लिए कि थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर लूँ, थोड़ा सा रिक्रिएशन हो जाए, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊं, ताकि आपके लिए और अच्छी तरीके से आप तक लेक्चर पहुंचा सकूं। सैटरडे तक पहुंचते पहुंचते मैं पूरा टायर्ड अप हो चुका होता हूं कि देखो ये एक बहुत बड़ी डील होती है, कहने में आसान लगता है लेकिन करना एक बहुत बड़ी डील होती है, ठीक है। तो कल आपके लिए एक टास्क है, मेरे एंड से टास्क है कि आपने क्या करना है, ये मैं आपको पीडीएफ आज ही रात को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये प्रॉपरली पीडीएफ प्रॉपर एनालाइज करनी है, आपने जो नोट्स बनाए उसे देखना है, आपने उसे रिवाइज करना है। और मंडे को आपका टेस्ट है इसी टॉपिक का, यूट्यूब पे मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपका हम चेक करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आए, और मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको वेरियस एग्जाम में, स्पेशली मैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए आऊंगा, ठीक है। तो यूपीएससी लेवल के हम करेंगे तो हमें जेके एसएसबी तो हमारा ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। तो यही था आपका कुछ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, होप सो आपको ठीक लगा होगा। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मैंने कम पढ़ा है तो वो अपने एंड से थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो मेरे एंड से इतना ही बनता था, और अभी भी किसी को लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ा है तो वो दूसरे चैनल से भी पढ़ सकता है। देखो मैं ये चीज नहीं चाहता कि एंड में जब एग्जाम हो तो बाद में पछताना पड़े। मेरे एंड से आप तक सब कुछ पहुंचे, ठीक है। अभी आप मेहनत कर सकते हो, मेहनत करो, प्रॉपरली मेहनत करो, बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा, बाद में हम रिवाइज करेंगे आपके लिए, तब कंटिन्यूज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, ठीक है। तो एंड में एक वही गुजारिश है, लाइक करके जरूर जाइए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो गाइस मिलेंगे जल्द आपके साथ एमसीक्यू सीरीज के साथ। तो थैंक यू गाइस।